नमस्कार दोस्तों, आज देश बाबा भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिवस मना रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनसे पहले केवल 2 भाई और 2 बहनें ही जीवित थे। उनके पिताजी आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र में आकर रहने लगा। बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या समाज में घुलने मिलने की आई। बड़े बच्चे तो अब तक ये जान चुके थे कि वे समाज में अछूत समझे जाते हैं। उनके द्वारा छुई हुई चीज़ कोई नहीं खाता। ब्राह्मण तो इतना परहेज करते थे कि यदि उनका साया भी छू जाए तो शिव शिव करते हुए फिर से स्नान करने के लिए भाग खड़े होते थे। भीमराव अभी छोटे थे, उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। वे जब बच्चों को खेलता देखते तो उनके साथ खेलने के लिए दौड़ पड़ते। उनमें से कोई बड़ा बच्चा आगे आकर उन्हें रोक देता और कहता कि तुम अछूत हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। एक बार की बात है कि बाबा साहब अपने पिताजी के साथ अपने बालों की कटिंग कराने के लिए नाई के पास जाते हैं। नाई उस समय एक भैंस के बाल काट रहे थे। भीमराव ने कहा कि आप मेरी भी कटिंग कर दें। नाई ने कहा कि तुम अछूत हो, तुम्हारी कटिंग करने से मेरी मशीन है वो अपवित्र हो जाएगी। भीमराव ने पलट कर कहा, क्या मैं इस भैंस से भी बुरा हूँ? तो उसने कहा कि ये भैंस है, ये सवर्ण जाति के मालिक की है। इस बात का भीमराव के जीवन पर गहरा आघात पहुँचा। भीमराव अब 6 वर्ष के हो गए थे। उनके पिताजी को अब एडमिशन के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि कोई भी भीमराव का एडमिशन करने के लिए तैयार नहीं था। एक स्कूल के प्राध्यापक ने इस कंडीशन पर भीमराव के अंबेडकर के एडमिशन की हामी भरी कि यदि वह जहां बच्चे जूते निकालते हैं गेट के पास बैठकर पढ़ने तो वो उनको पढ़ा सकते हैं। उसके पिताजी ने हामी भर ली और भीमराव का एडमिशन करवा दिया। भीमराव का स्कूल गांव से काफ़ी दूर था। वो सुबह निकलते थे और शाम को घर वापस पहुंचते थे। उनको अपनी खुद की टाट पट्टी लेकर पढ़ने जाना पड़ता था। इसी दौरान उनकी माता बीमार पड़ गई। अब समस्या ये आ गई कि कोई भी अच्छा वैद्य अछूत जाति के घर आने के लिए तैयार नहीं था। अच्छे वैद्य के और दवा के अभाव में भीमाबाई चल बसी। भीमराव बहुत ही आहत हुए, लेकिन उनको अपनी माँ की एक बात याद आई। उनकी माँ उन्हें अक्सर कहती थी, बेटे अगर समाज से इस छुआछात की गंदगी को खत्म करना है तो उसके लिए बड़ा बनना पड़ेगा। बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वे भूखे पेट पढ़ते रहे। उन्होंने 5वीं कक्षा
फर्स्ट डिवीज़न से पास की। उनके पिताजी उनका प्रमाण पत्र लेने गए, तब प्राध्यापक महोदय ने उनके सर्टिफिकेट पर उनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर लिखा। उनके पिताजी ने इसे गुरुजी का आशीर्वाद मानकर रख लिया। ये किसे पता था कि अंबेडकर शब्द भारतीय इतिहास की धरोहर बनेगा। 1904 में उनका परिवार बम्बई आकर रहने लग जाता है। उनके पिताजी भीमराव का एडमिशन एल्फिंस्टन स्कूल में करवा देते हैं। स्कूल की फीस भरने के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने घर की परात जो पीतल की थी उसको गिरवी रखना पड़ा। भीमराव ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई जारी रखी। इस दौरान 1906 में उनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया। 1907 में भीमराव ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि आगे पढ़ाई कैसे जारी रखें, क्योंकि घर के हालात बहुत ही दयनीय थे। उनको पढ़ाने के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हाई स्कूल में उनका एक ईसाई मित्र बन गया था जिसका नाम था कैलुस्कर। उन्होंने अपनी समस्या अपने मित्र को बताई। उसके मित्र कैलुस्कर ने उनको बड़ौदा नरेश से मिलने की सलाह दी, क्योंकि बड़ौदा नरेश गरीब बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना चलाए हुए थे। भीमराव अगले दिन बड़ौदा नरेश से जाकर मिलते हैं और अपनी सारी कहानी उनको सुनाते हैं। नरेश बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने भीमराव को 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति सरकारी खजाने से अलॉट कर दी और उनका एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में करा दिया। 1913 में बाबा साहब ने बीए की परीक्षा पास कर ली। घर की हालत दयनीय थी, इसलिए उन्होंने महाराजा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई जॉब दे दें। महाराजा ने उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद उनके पिताजी बीमार पड़ गए। उनको इस बात का तार मिला। उन्होंने अपने बड़े ऑफिसरों से सारी कहानी सुनाई, लेकिन बड़े ऑफिसरों ने कहा कि अगर तुम्हें घर जाना है तो इस्तीफा देकर जाइए। भीमराव पहले ही माता को खो चुके थे, इसलिए उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और अपने पिता की देखभाल के लिए घर आ गए। 1913 में पिताजी का निधन हो गया। अब भीमराव बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई का जुनून अब भी जारी था। उन्होंने पुनः बड़ौदा नरेश से मुलाकात की और आगे पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की। बड़ौदा नरेश बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उनको दोबारा से छात्रवृत्ति देने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही यह कंडीशन भी लगा दी कि जब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो 10 वर्षों तक उसे रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। और इस प्रकार उन्हें 755 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दे दी गई। भीमराव कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए अमेरिका चले जाते हैं।
वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। 2 वर्ष बाद उन्होंने 1915 में एमए की परीक्षा पास की। अमेरिका में उन्होंने देखा कि समाज छुआछूत से पूर्ण रूप से मुक्त है। इस बात ने भीमराव को बहुत प्रभावित किया। 1916 में भीमराव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए। इसी दौरान 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की। 1917 में महाराजा के कहने पर वे भारत वापस लौट आए। वापस लौटने पर महाराजा ने उन्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया और उनका मासिक वेतन 2000 रुपये निर्धारित किया। भीमराव ने खुशी खुशी नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन रियासत में छुआछूत थी, वो अपने चरम पर थी। उनके ऑफिस का चपरासी भी उनको नीच जाति का समझता था और उनके प्रति आदर भाव नहीं रखता था। इस बात से आहत होकर भीमराव ने इस्तीफा दे दिया और सिंडेहाम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जिसने भीमराव को झकझोर कर रख दिया। एक दिन भीमराव ने घड़े को छू लिया, फिर क्या था, पूरे कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये बात प्रिंसिपल के सामने पहुंची। प्रिंसिपल ने भीमराव को इस बात के लिए डांटा कि उन्होंने घड़े को क्यों छुआ है और चपरासी से कहकर घड़े को तुड़वा दिया। भीमराव को इस बात से बहुत ही दुख पहुंचा और उन्होंने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 में वे पुनः महाराजा के सहयोग से लंदन में एमएससी इकोनॉमिक्स करने चले जाते हैं और साथ साथ बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। 1923 में वे पढ़ाई समाप्त करके भारत लौट आते हैं। 1924 में भीमराव ने दलितों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य था अछूत लोगों के हितों की रक्षा करना। 1924 में भीमराव ने अपनी वकालत भी शुरू कर दी। उन्होंने पहला मुकदमा दलितों का ही लड़ा, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर को जीत हासिल हुई। अब भीमराव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भीमराव 1926 में बम्बई विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं। 1926 में कोलाबा में महार सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये उस समय दलितों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसमें लगभग 1 लाख लोगों ने भाग लिया। भीमराव ने चौदार तालाब में जाकर पानी पिया, जिसको अछूतों को छूने की मनाही थी, और उन्होंने कहा, अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें आगे बढ़कर हासिल करना पड़ता है। इसके बाद भीमराव अपने दलित साथियों के साथ वारेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। 25 दिसंबर 1927 को भीमराव ने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। 1927 में छुआछूत के विरोध में महाड़ में सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। भीमराव तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। वे अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मनाने में सफल रहे कि दलितों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएं। अंग्रेज़ों ने
विधानसभा और लोकसभा के लिए दलितों के लिए 78 सीटें आरक्षित कर दी थी। 1932 में बाबा साहब और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ। 1935 में बाबा साहब की पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। 1935 में बाबा साहब को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और उनकी पार्टी ने बम्बई विधान परिषद में 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। बाबा साहब का मेन फोकस दलितों के अधिकारों की रक्षा करने का था। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और बाबा भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। वे संविधान बनाने के लिए दिन रात बिना आराम किए लगे रहे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनको डायबिटीज हो गई। वे उपचार के लिए बम्बई गए। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर शारदा कबीर ने बाबा साहब की बहुत देखभाल की। वे जल्द ही स्वस्थ हो गए। वे एक दूसरे से इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने 1948 में शादी कर ली। शादी के बाद शारदा कबीर को सविता अंबेडकर के नाम से जाना गया। अंबेडकर ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय संविधान तैयार किया, जो दुनिया का सबसे अच्छा और बड़ा संविधान माना जाता है। हिंदू कोड बिल के ड्राफ्ट को रोके जाने के बाद बाबा साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब 1948 से ही डायबिटीज से पीड़ित थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। इस दौरान बाबा साहब का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब अपने 5 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब दिल्ली स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस लेते हैं। उनका अंतिम संस्कार बम्बई में किया गया। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई के दादर में स्थित है। 1990 को बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इस महान आत्मा को मेरा सत सत नमन।